वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं और ये टेस्ट के साथ साथ आप लोगों का रिवीजन भी है, ध्यान रखिएगा। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो कि आपके साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में ऑनेस्टी के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 25 या 30 सेकंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, फिर इसके बाद 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना आंसर मेरे आंसर बताने से पहले करना है, ध्यान रखिएगा। तो मैं ऑप्शंस आपको पढ़ के बता देता हूं। ऑप्शन ए लिखा है 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है 1000 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के बीच है। ऑप्शन सी लिखा है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है और ऑप्शन डी दिया है 20 हर्ट्ज से अधिक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मैंने एक छोटा सा चेंज किया हुआ है, सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। ध्यान रखिएगा, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ऑप्शन में मैंने चेंज क्या किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 20,000 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, देखिए ये आपका किलो हर्ट्ज में है, ध्यान रखिएगा ये आपका किलो हर्ट्ज में है। अगर आप इसको चेंज करेंगे 20 किलो हर्ट्ज को तो आपको मिलेगा 20,000 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज बराबर आपका क्या होता है? 1 किलो हर्ट्ज बराबर आपका होता है 1000 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और आपको ऑप्शन में यह भी लिखा हुआ मिल सकता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपके चेंजेस किए जा सकते हैं, ऐसे ही ऑप्शन में चेंजेस होते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। और आपको यहां पे ऑप्शन में यह भी लिखा हुआ मिल सकता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, दोनों साथ में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक गैस का सूत्र CON है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा और आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, कब कब पूछा गया है? एक बार पूछा गया है 1997 यानी 1997 के एंट्रेंस एग्जाम में,
फिर उसके बाद पूछा गया है 2003 यानी 2003 के एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो तीसरी बार भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले ही सॉल्व करवाया हुआ है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, एक गैस का सूत्र CON है, तो मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पे CO ब्रैकेट लगा देता हूं और N। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका अणु भार निकालेंगे, जो CON है इसका हम यहाँ पे अणु भार निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अणु भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका मैं यहाँ पे अणु भार निकालने के लिए जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए CO में C से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, C से हमारा मतलब हो जाएगा कार्बन से। और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 12 यानी 12 होता है, ठीक है। या फिर आप इसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 12, फिर इसके बाद प्लस का साइन मैं लगा दूंगा O से मतलब ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट या फिर आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये आपका होता है 16 यानी 16, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे n लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो n को क्या करेंगे, n को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर देंगे। आप चाहे n यहाँ पे लिखिए या फिर आप चाहे तो n को यहाँ पे आप आगे भी लिख सकते हैं, n इंटू करके, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 12 और 16 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 28, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे n है तो n इंटू 28, n की मल्टीप्लाई 28 में होगी तो हमें क्या मिलेगा, 28n मिलेगा। यानी जो हमने CO और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था, बाहर n लिखा हुआ था, इसका अणुभार हमने कितना निकाल लिया, 28n निकाल लिया। तो मैं ऊपर लिख देता हूं, अणुभार जो हमने यहाँ पे निकाला है वो हमने कितना निकाला है, ये हमने निकाला है 28n, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि अणुभार बराबर क्या होता है, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको 2 से 3 बार बताया हुआ है, ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गैसीय नियम वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अणुभार कितना है, अणुभार अभी हमने निकाला जो कि कितना हमें मिला 28n, अणुभार की जगह रखेंगे 28n को इज इक्वल टू 2 इंटू वाष्प घनत्व कितना दिया है क्वेश्चन में 56 ना, इसकी जगह रख देंगे 56, ये मैंने कर दिया। 28n इज इक्वल टू 2 इंटू 56 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 112 मिलेगा। यानी 28n इज इक्वल टू 112, या फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं, एरो मैंने बना दिया है। देखिए 28n इज इक्वल टू 112 या फिर n इज इक्वल टू हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 112 और अपॉन में 28, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 28 1 जा 28 और 28 4 जा आपका 112 होता है। यानी n की वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिली, 4 मिली है, 4 मिली है, n की वैल्यू क्या मिल गई, 4, तो n इज इक्वल टू हमें 4 मिलेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और क्या 4 कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन में चेंज किया हुआ है, जब आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो ऑप्शन में आपको 4 लिखा हुआ मिला था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन में चेंज किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 4 आपका ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। n का मान हमें यहाँ पे 4 मिला हुआ है, 2 बार एंट्रेंस एग्जाम में आया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन समझा दिया, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है Na2SO4 में S यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड अलग से वीडियो मैंने बना दी है, 2 अलग वीडियोस मैंने बनाई है, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में तो मैं आपको डेली करवाता हूं और टेस्ट में भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी
इतने टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं ना कि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया होगा। चलिए मैं आपको ये सॉल्व करके सबसे पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है Na2SO4, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं सोडियम सल्फेट के नाम से, सोडियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ पे S की ऑक्सीकरण संख्या यानी सल्फर की निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आपका Na2 लिखा है, Na से मतलब सोडियम से, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, कितने सोडियम 2 है, तो 2 × 1 करेंगे यानी 2। Na2 की जगह आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 2, फिर इसके बाद प्लस का साइन, S की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, इसको हम X मान लेंगे, फिर प्लस का साइन O4, O से मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और कितने ऑक्सीजन है 4 है, 4 × -2 करेंगे आपको मिलेगा -8, ये -8 और ये ऊपर प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर अब हमारा आएगा यहाँ पे माइनस लगेगा और O4 की जगह यहाँ पे 8 यानी -8 आपका यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि Na2SO4 के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगा है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x, फिर इसके बाद देखिए ये -8 और ये +2 है, माइनस प्लस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा और लेस करने पर हमें -6 मिलेगा, क्योंकि -8 यहाँ पे बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है और +2 यहाँ पे छोटा है, ध्यान रखिएगा प्लस का साइन छोटा है इसका मतलब, यानी x - 6 = 0, ये हमें मिला। आगे इसको सॉल्व करेंगे, x -6 इधर बराबर के इधर आएगा, 0 यहाँ पे है ही, इधर आके ये +6, 0 + 6 करेंगे आपको +6 मिलेगा, यानी x हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी +6 मिलेगी और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, और आपको वीडियो के लास्ट में बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए हैं, और मैं देख रहा हूं कौन क्या आंसर कर रहा है, तो ईमानदारी के साथ बताइएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको 20 से 25 दिन पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश 10⁻8 मीटर/सेकंड के वेग से 4 वेबर/मीटर² तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाला बल होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप के कई क्वेश्चंस पहले भी पूछे आ चुके हैं। फिजिक्स का आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना करेक्ट आंसर बताइए, और अभी तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा भी और डिटेल में आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जो फिजिक्स का पेपर होता है वो हर एक साल थोड़ा डिफरेंट आता है, ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि आप क्वेश्चन को रटिए, क्वेश्चन को रटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो न्यूमेरिकल्स को ही रट लेते हैं, तो रट के जाएंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही चेंज कर दिए जाएंगे आपके, और प्लस ये नंबर भी आपके चेंज कर दिए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं, फिर इसके बाद करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश, यानी आवेश Q की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये Q की वैल्यू, Q = हमें यहां पे दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ये Q की वैल्यू दी गई है। फिर इसके बाद 10⁻8 मीटर/सेकंड के वेग से, वेग यानी V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 10⁻8 मीटर/सेकंड। फिर इसके बाद वेग से 4 वेबर/मीटर² तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की वैल्यू, इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी दी गई है, हमें दी गई है 4 वेबर/मीटर²। ये मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया, ये B की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। 4 वेबर/मीटर² वाले चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 30 डिग्री दी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोण पर प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाला बल यानी फोर्स F की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या यूज होगा,
F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया हुआ है। तो फोर्स हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसी फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। वैल्यूज तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैंने यहां पे लिख दिया। Q की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, ये थी। फिर इसके बाद V यानी वेग 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये था, ये मैंने रखा। फिर इसके बाद B यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी इंटू हम करेंगे यहां पे 4, ये B की वैल्यू। फिर साइन थीटा, साइन और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो सीधे सीधे साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 सीधे मैं यहां पे लाके रख देता हूं। 4 के बाद मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 1/2, ये कर दूंगा। अब देखिए ये 2 1 2 और ये 2 2 4, यानी 2 इंटू 1, यानी यहां पे केवल क्या बचेगा 2 बचेगा। तो सीधे मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं 2, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिएगा 1.6 ये आपका है इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 और इंटू 10 रेज टू द पावर 8। तो देखिए 1.6 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, और देखिए 10 रेज टू द पावर ये माइनस 19 है और ये 10 की पावर प्लस 8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 10 रेज टू द पावर हमें यहाँ पे मिलेगी -11। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस में है और यहाँ पे पावर आपकी प्लस में है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये लेस होगा और हमें क्या मिलेगा माइनस में पावर मिलेगी -11, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे -19, और यहाँ पे प्लस 8 छोटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद इंटू में 2 है। अब क्या कीजिए, ये 1.6 इसकी मल्टीप्लाई 2 में सीधे सीधे करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, जब 1.6 की मल्टीप्लाई आप 2 में करवाएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा 3.2 और इंटू 10 रेज टू द पावर -11, और क्योंकि हम बल निकाल रहे हैं तो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, यानी n, ये मैंने शॉर्ट में यहां पे लिख दिया। देखिए 1.6 की मल्टीप्लाई हुई है इस 2 में, ध्यान रखिएगा। तो 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आएंगे, प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है, एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, और इस टाइप के करीब 5 से 6 क्वेश्चंस पहले भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं और मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर यहां पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं आंसर आपको क्या मिलेगा। देखिए एटॉमिक नंबर 20 दिया है, परमाणु क्रमांक 20 दिया है, तो यहां पर मैं सबसे पहले शॉर्ट में AN से मतलब एटॉमिक नंबर, जो कि हमें कितना दिया है 20 दिया है। ये होता किसका है, ये कैल्शियम का होता है, ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम का होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या मिलेगा हमें 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, 2 2 4 6 4 10, अभी तक हमने केवल 10 इलेक्ट्रॉन्स ही फिलअप किए हैं। फिर इसके बाद 2p6 के बाद आपका क्या आएगा 3s2, फिर इसके बाद 3p6। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18, यानी इसके बाद अब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमें और है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s2 लिखेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो पहले में देखिए 1s2 और 1s2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले में देखिए 1s2, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए दूसरे में 2s2 और 2p6, यानी 2 और 6 8, 2,8। फिर इसके बाद तीसरे में देखिए 3s2 और 3p6, 2 और 6 8।
फिर इसके बाद लास्ट में चौथे वाले में देखिए 4s2 यानी केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 2 8 8 2। अब यहां पे देखिए कोशों की संख्या कितनी है, आपको क्या करना है, आपको यहां पे चेक करना है कि यहां पे कोशों की संख्या कितनी है। कैसे देखेंगे, देखिए ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश, यानी कोशों की संख्या कितनी, 4 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो परमाणु क्रमांक 20 वाला तत्व है इसको आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाएगा, चौथे आवर्त में, यानी चतुर्थ आवर्त में इसको रखा जाएगा। और वैसे भी आप लोग देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया लास्ट में 4s2 आपका आ रहा है, वैसे ही आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे चौथे आवर्त में, ध्यान रखिएगा चतुर्थ आवर्त में। तो क्या चौथा आवर्त यहां पे कहीं दिया हुआ है, प्रथम दिया, द्वितीय दिया है, तृतीय दिया है, क्या यहां पे चतुर्थ आपका कहीं ऑप्शन में है या फिर चौथा आवर्त आपका कहीं ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कीजिएगा, बहुत पहले आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका रिपीट भी हो सकता है। तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता तो चैनल पर जाइएगा, चेक कर लीजिएगा 2021 की प्लेलिस्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ाया है, उसी में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी 25 से 30 दिन पहले ही सॉल्व कराया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से टेस्ट में पूछ रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर नापने से x केल्विन, के से मतलब केल्विन, x केल्विन पाया जाता है। फिर इसके बाद लिखा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापने पर भी इसका ताप x फ़ारेनहाइट, f से मतलब फ़ारेनहाइट होगा, ध्यान रखिएगा, x फ़ारेनहाइट पाया जाता है, तो x का मान होगा, x की वैल्यू को निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है, जो मुझसे स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा, अभी 30 दिन पहले ही कराया हुआ है, आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। अगर यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाए ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे और क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए सॉल्व करके, फिर इसके बाद अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बताऊंगा और क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ही। तो सोच समझ के सॉल्व कीजिएगा क्योंकि कराया हुआ क्वेश्चन है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया, जाके एक बार चैनल चेक कर लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि नहीं कराया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको करेक्ट आंसर तो वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे F-32 अपॉन में 9 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आपका क्या आएगा, के से मतलब यहाँ पे केल्विन और F से मतलब फ़ारेनहाइट से होगा, ध्यान रखिएगा, -273 एंड अपॉन में आपका क्या आएगा 5। तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टोटली, अगर फॉर्मूला पता है बड़े आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे F की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापने पर भी इसका ताप क्या है, x फ़ारेनहाइट है, यानी F की जगह हम क्या करेंगे, F की जगह हम रखेंगे x को, यानी x -32 एंड अपॉन में आपका क्या आएगा 9 आएगा, इज इक्वल टू के से मतलब केल्विन। तो देखिए एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर नापने से x केल्विन पाया गया, यानी k की जगह भी हमें यहाँ पे x ही रखना है, ध्यान रखिएगा, x -273 एंड अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इतना काम करना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, त्रियक गुणा करवा देंगे। तो देखिए ये 9 है, इसकी मल्टीप्लाई x -273 में होगी, तो हमें क्या मिलेगा, 9 की मल्टीप्लाई x में, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9x, ये मैंने लिख दिया 9x। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, फिर इसके बाद 9 की मल्टीप्लाई 273 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 2457 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई x -32 में करवानी है, 5 की मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 5x,
ठीक है। फिर इसके बाद माइनस तो यहाँ पे लगा ही रहेगा क्योंकि माइनस है, यहाँ पे x माइनस 32 है, और 5 की मल्टीप्लाई 32 में आप करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 160 मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसको मैं साफ करने जा रहा हूँ, ये वाली लाइन अभी मैं ऊपर फिर से लिखूंगा जो ये नीचे मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था 9x माइनस 2457 इज इक्वल टू 5x माइनस 160, ये हमें मिला हुआ था। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 9x यहाँ पे आपका है ही 9x, और ये देखिए ये जो बराबर के इधर 5x ये प्लस में है, जब इधर लाएंगे बराबर के तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी 9x माइनस 5x ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, जब ये 5x इधर आ चुका है अब केवल बचेगा यहाँ पे आपका माइनस 160, तो माइनस 160 इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो माइनस यहाँ पे आपका है 2457 बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस 2457 ये हो जाएगा। 9x में से 5x को लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 4x इज इक्वल टू माइनस 160 और प्लस आपका 2457 है, माइनस प्लस मिलके यहाँ पे लेस हो जाएगा, और लेस करने पर आपको मिलेगा 2297, और वो भी किसमें, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का साइन यहाँ पे बड़ा है, 2457 प्लस में आपका यहाँ पे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन छोटा। या फिर x इज इक्वल टू 2297 एंड अपॉन में आपको मिलेगा 4। इसी को सॉल्व करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 574.25, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टेस्ट में भी मैं आपको क्वेश्चन इसलिए इतना डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहां पे एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, यही क्वेश्चन आप कर पाएंगे 1 मिनट से भी कम में। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो 1 मिनट से कम में ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता, लेकिन मुझे आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाना भी है, ध्यान रखिएगा, आपका समझना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स का मान जो निकला 574.25। अब ये सब क्वेश्चंस आपकी अरिहंत की बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग होगा। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करीब 4 बार पहले भी सॉल्व कराया है, तो गलत आंसर बिल्कुल मत कीजिएगा, सोच समझ के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फिर अपना आंसर बताइएगा, क्योंकि 4 बार इससे पहले सॉल्व कराया, अगर इसके बाद भी आप गलत आंसर करते हैं तो इसमें आपकी गलती होगी, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा। तो 2020 में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपके लगातार रिपीट होते हैं। पिछली बार केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन था जो कि आपका 2019 में भी आया था और 2020 में भी आपका पूछ लिया गया, और ऐसे मैथमेटिक्स में भी कई क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना आंसर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं, करेक्ट आंसर तो आपको वैसे ही अभी पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट, ध्यान रखिएगा, प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है, यानी यहाँ पे तरंगों की संख्या कितनी वो नोट कर रहा है। तरंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, तरंगों की संख्या कितनी है 54, ये मैं यहां पे लिख देता हूं। फिर इसके बाद देखिए अब यहां पे लिखा है कि यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो, यहां पे हमें क्या दिया है, तरंग की तरंग दैर्घ्य। हम क्या करेंगे, हमें यहां पे पता है जो प्रत्येक तरंग है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य हमें कितनी दी गई है, यहां पे ये हमें दी गई है, यहां पे लिखी हुई है 10 मीटर, तो इज इक्वल टू हम यहां पे लिख देंगे 10 मीटर। देखिए तरंगों की संख्या 54 और प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य यहां पे साफ साफ लिखा है, यदि तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य यहां पे दी गई है जो कि कितनी है 10 मीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे कुल तरंग दैर्घ्य निकालेंगे, टोटल कुल तरंग दैर्घ्य हम इसको यहां पे इसको हम
कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो तरंगों की संख्या 54 है ये, और यहाँ पे प्रत्येक तरंग की तरंग दैर्घ्य 10 मीटर, तो 54 गुणे 10 करेंगे, हमें क्या मिलेगा 540। ध्यान रखिएगा क्या मिलेगा 540, ये हमें मिल गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कुल तरंग दैर्घ्य 540, ये मैंने यहाँ पे कर दी। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रति मिनट की बात हो रही है। एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है, यानी समय t की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, समय t की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है प्रति मिनट से, मतलब क्या हो जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 60 सेकंड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सब कुछ हमें पता है और हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे वेग निकालना है। ठीक है, देखिए कुल तरंग दैर्घ्य कितनी निकाली 540 और समय 60 सेकंड। देखिए कुल, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कुल तरंग दैर्घ्य हमने कितनी निकाली, ये हमने निकाली 540। ठीक है, और समय t की वैल्यू जो कि हमें कितनी दी है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड आपके होते हैं। और हमें क्या निकालना है, तो तरंग का वेग होगा। तो देखिए वेग बराबर आपका क्या हो जाएगा, वेग बराबर आपका कुल तरंग दैर्घ्य कितनी है 540, ये, और अपॉन में समय t, समय कितना है 60 सेकंड। सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। वेग निकाल रहे हैं तो क्या आएगा 9 और मीटर पर सेकंड में। ध्यान रखिएगा, देखिए कुल तरंग दैर्घ्य, आप इसको यहाँ पे हमने पहले ही निकाल लिया था इसको 540, और समय t जो कि 60 सेकंड दिया है, इसी को हमने सॉल्व किया, वेग निकालना था। तो वेग बराबर आपका कुल तरंग दैर्घ्य और अपॉन में समय आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो कुल तरंग दैर्घ्य है आप इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समय को t से, तो लैम्डा अपॉन t आप लिख सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 540 और t की यहाँ पे 60, सॉल्व किया 9 मीटर पर सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया हुआ है ये कहीं नहीं दिया है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने ऑप्शंस में चेंज किया हुआ है, जब आपके एग्जाम में ये 2020 में आया था तो वहां पे आपका 9 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑप्शन में चेंज किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा है K2MnO4 में Mn यानी मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, बस वहां पे KMnO4 आपका था, क्या था KMnO4 था, लेकिन यहाँ पे क्या है K2MnO4 है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है K2MnO4, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पोटेशियम मैंगनेट के नाम से। किस नाम से, पोटेशियम मैंगनेट के नाम से जानते हैं। और जो आपका KMnO4 होता है इसे हम पोटेशियम पर मैंगनेट के नाम से जानते हैं, लेकिन K2MnO4 को हम पोटेशियम मैंगनेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना आंसर कर रहे हैं। K2MnO4 ये मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसमें हमें यहाँ पे Mn यानी मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सबसे पहले K2, K से मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कितने हैं 2 पोटेशियम, 2 × 1 करेंगे आपको मिलेगा 2, यानी K2 की जगह हम क्या लिखेंगे, K2 की जगह लिखेंगे 2 प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसको X मानेंगे, प्लस का साइन, O से मतलब ऑक्सीजन होता है और O4 है यहाँ पे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 ऑक्सीजन है क्योंकि O4 है, 4 × -2 करेंगे -8 आपको मिलेगा, ये -8 और इधर प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी ऊपर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले हम माइनस का साइन, माइनस और 8 यहाँ पे आ जाएगा, और इज इक्वल टू 0 क्योंकि K2MnO4 के ऊपर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आगे सॉल्व करेंगे x, और ये -8 और ये +2, माइनस प्लस मिलके आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और लेस करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा -6 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए ये -8 का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा और प्लस का साइन छोटा, इसलिए लेस होने के बाद -6 यहाँ पे आए, इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये -6 बराबर के इधर भेजेंगे, 0 यहाँ पे है ही, इधर आके ये +6 हो जाएगा, 0 + 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +6 मिलेगा, यानी x इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी +6, यानी
x इज इक्वल टू +6, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है। यानी K2MnO4 में जो हमने Mn की ऑक्सीकरण संख्या को x माना था, इसकी वैल्यू क्या आई, +6, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपको मात्र 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, और मेरे आंसर बताने के बाद कोई आंसर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। 15 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं। क्विकलाइम यानी यहां पे लिखा हुआ है क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब आंसर आप लोग मत कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaO होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। चाहे बिना बुझा चूना बोलिए, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड बोलिए, चाहे क्विकलाइम बोलिए, बात एक ही होगी। मैं आपको बता दूं 2020 का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, आपसे वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। मिलान गलत है ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे और केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए थे, जिसमें आपका क्विकलाइम भी दिया है। इसका फॉर्मूला CaO ऑप्शन में लिखा हुआ, जाके 2020 का क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। अगर आपसे क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे हो जाएंगे कंफ्यूज। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो वहां पे आपसे 2020 के पेपर में गलत मिलान पूछा हुआ था, ऑप्शन में आपका क्विकलाइम लिखा हुआ था, इसका फॉर्मूला CaO लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जब CaO क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र CaO होता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही तो होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आज के टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ऊष्मा संचरण वाला पूरा चैप्टर ही मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन भी कराया है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी विकिरण विधि में। ध्यान रखिएगा, विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण के लिए यहाँ पे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में ऊष्मा संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के इस टेस्ट में टोटल मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे। ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और वैसे तो मैंने देखा कि किसने क्या करेक्ट किया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, तो ऑनेस्टी के साथ आपको बताना है 10 में से कितना आपने करेक्ट किया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।